नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। हर कोई चाहता है कि उसके पास अपना घर हो, अपनी कार हो और जिंदगी आराम से कटे, लेकिन घर लेने के बारे में सोचते ही हम सबसे पहले चिंता ये होती है कि हर महीने हमारा बजट कितना बढ़ जाएगा, यानी कि होम लोन की EMI कितनी होगी। और EMI का भूत सिर्फ होम लोन लेने वालों को ही नहीं बल्कि दूसरा कोई भी लोन लेने वालों को सताता है, फिर चाहे वो कार लोन हो या फिर चाहे पर्सनल लोन। तो क्या इस वक्त जब ब्याज दरें अपने पीक पर हैं आपको लोन लेना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना फायदे का सौदा होगा? आज योर मनी में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे अपनापैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। हर्ष, स्वागत है शो में आपका। हर्ष, रिजर्व बैंक ने इस बार पॉलिसी में रेट्स बढ़ाए नहीं है, एक पॉज ले लिया है, जिसकी हमें उम्मीद भी थी। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि घटाएंगे, हमें था कि इस बार शायद बढ़े ना, वो जरूरी था। बैंकों ने भी इसका एक स्वागत किया है इस मूव का। हालांकि किसी ने ये नहीं कहा कि आगे चलते हुए वो अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे या नहीं। हम उम्मीद कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आगे चलते हुए कम हो सकते हैं। ऐसे में वो सब लोग जो लोन लेने की सोच रहे थे, जो इस फिराक में थे कि बस थोड़ा सा रेट नीचे आए तो फिर हम सोचेंगे घर लेने के बारे में, कार लेने के बारे में, आपको लगता है कि उन सभी लोन लेने वाले ग्राहकों को थोड़े दिन अभी और इंतजार करना चाहिए? तो जहां तक लोन की रेट का सवाल है, वो दो तरीके से आपको अफेक्ट करता है। एक तो जब लोन की दर ज्यादा होती है, रेट ज्यादा होती है, तो EMI ज्यादा होता है, और EMI ज्यादा होता है तो आपकी एलिजिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर जो घर आपको चाहिए और उसकी वजह से जो लोन आपको चाहिए उसका EMI अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको वो घर आप ले नहीं पाएंगे। अच्छा। तो लोन रेट घटने के बाद शायद जब आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है तब आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं। तो उन लोगों को तो इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रहा दूसरों का सवाल, जो आज वो ले सकते हैं, उनकी इनकम इतनी है कि वो लोन ले सकते हैं आज की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उनके लिए रुकने के लिए कोई खास वजह मुझे नहीं दिखती, क्योंकि रियल डिसीजन ये होता है। ये था ना पहले हर्ष की इसके आगे भी अब रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 13वीं बार RBI ने रेट्स बढ़ाए थे अपने। तो अगर आज मेरे पास पैसा भी है और मेरी लोन लेने की क्षमता भी है, मुझे ये डर लगता था कि आगे पता नहीं रेट्स और कितने बढ़ेंगे। तो बहुत ही वाजिब ये जो है फियर था। लेकिन अब तो एक एब्सोल्युटली क्लियर है। आप RBI की पॉलिसी स्टेटमेंट भी देखें तो न सिर्फ उन्होंने कहा है कि हम पॉज किया है, ये भी कह रहे हैं कि चांसेस कि इसको हम रिवर्स करें पॉलिसी को, उसके चांसेस ज्यादा हैं। और अब हमारा ध्यान जो है ग्रोथ की जो डाउनसाइड है उस पे थोड़ा ज्यादा है बनिस्बत इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उन्होंने तो अपना स्टांस जो है क्लियरली, जितने खुले शब्द में एक सेंट्रल बैंक कह सकता है उतने खुले शब्दों में उन्होंने उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा है। अच्छा। जहां तक रेट बढ़ने का सवाल है, अगर आप देखें तो पिछली 2 बार से जब RBI ने अपनी पॉलिसी रेट्स बढ़ाई थी, मार्केट में रेट्स नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑलरेडी जो एक मार्केट अफोर्ड कर सकता था उस रेट पे आ चुकी थी और क्रेडिट ग्रोथ भी नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल से रेट और बढ़ने के चांसेस तो अब करीबन नगण्य से ही हैं, एकदम ऑलमोस्ट जीरो हैं। तो अगर वैसा है तो ये जो एक बजट गड़बड़ाने का जो फियर है वो तो फिलहाल नहीं हो सकता। अगले कम से कम 1 साल तक तो वो फियर नहीं होना चाहिए। पिछले 1 साल में जितनी बार भी रेट की बढ़ोतरी RBI ने की है, हम लेके चलते हैं 1 साल में कितना बोझ पड़ा ग्राहकों के ऊपर, आप एग्जाम्पल देके समझा सके हमें। बोझ में 2 तरीके होते हैं। अगर किसी ने समझो 1.5 साल पहले लिया, करीबन 3% 3 से 3.25% रेट्स बढ़ी हैं। आज से अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स करीबन 9.9 थी और 8.5 9 थी, और अब 10.5 11 है। तो रफली 2.5 से 3% तक का जो रेट डिफरेंस है वो पड़ा है। जहां तक बजट पे लोगों का सवाल है, काफी हद तक जो रेट इंक्रीजेज हैं उसका इम्पैक्ट टेन्योर बढ़ा के किया गया है। तो इसलिए इमीडिएट मंथली इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि आपका अवधि बढ़ गई है तो आपको रीपेमेंट काफी बरसों तक और करते रहना पड़ेगा। अब अगर रेट घटते हैं तो वो फिर से टेन्योर जो है नॉर्मलसी की तरफ आ जा सकता है। तो हर आदमी पे अलग अलग उसका असर पड़ा है कैश फ्लो के तहत।
कोई लोग जो थोड़े से ओल्ड थे, जो जिनमें टेन्योर बढ़ाना, आपका टेन्योर वो इतना नहीं बढ़ा सकते थे कि रिटायरमेंट के बाद भी आप पेमेंट करें, उन लोगों के लिए ईएमआई भी बढ़ाई गई है। तो 10%, 15-20% तक भी लोगों की मंथली ईएमआईज बढ़ी हैं। किन लोगों ने वॉलंटरीली कहा कि आप हमको पूरा का पूरा इंक्रीज जो है हम एडिशनल ईएमआई से करना चाहेंगे, तो उनके 25, 30, 35% भी ईएमआईज बढ़े। पर्सनल लोन पे किस तरह का आपने फर्क देखा है पिछले एक साल में? क्या वहां भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, पीक पर थे? सो पर्सनल लोन जो है, अनसिक्योर्ड लोन जिसे कहते हैं, वो टिपिकली एक तो फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बहुत ही कम बैंक्स हैं जो फ्लोटिंग रेट पे फिक्स रेट, तो जिन्होंने ले लिया उनका तो रेट फिक्स हो गया। और रेट इंक्रीजेस उसमें बहुत ज्यादा नहीं हुए, थोड़े हुए बट बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं कंपेयर्ड टू दी रेट। पॉलिसी रेट्स में जो इंक्रीज हुए वो इसलिए कि वो रेट्स रीजनेबली हाई पहले भी थे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पर्सनल लोन्स पे नहीं हुआ क्योंकि रेट्स उसकी पहले से ही काफी हाई थी। ओके, हम ये देखते हैं कि जब भी आरबीआई रेट बढ़ाता है, पिछले 2 बार को छोड़ दीजिए अगर, तो बैंक्स अपना होम लोन का या बाकी लोन्स के जो रेट है वो भी बढ़ा देते हैं। जब कम किया जाता है तो उस रफ्तार से कम नहीं होता है। तो आप क्योंकि बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से, क्या लगता है आपको कितने दिनों में हमें रेट्स में कटौती देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी? तो ये आपने एकदम सही फरमाया कि फ्लोटिंग रेट का ये मतलब हुआ करता था कि ऊपर तो फ्लोट हो जाते थे, जब नीचे आने की बारी आती थी तो वो स्टिकी हो जाते थे। इनफैक्ट ये ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, कई कमिटीज ने भी इस पे कमेंट किया है। अब लेकिन इसमें एक जो कहते हैं एक बुनियादी तौर पे फर्क आ गया है। एनएचबी ने सर्कुलर इशू कर दिया है और उसको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी कंपनीज उसको फॉलो भी कर रही हैं कि प्री पेमेंट चार्जेस फ्लोटिंग रेट पे नहीं चार्ज कर सकते। सिमिलरली कई बैंकों ने वॉलंटरीली, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, इन्होंने वॉलंटरीली या आरबीआई के पीछे की तरफ से कहने की वजह से अपना प्रीपेमेंट चार्जेस को निकाल दिया है फ्लोटिंग रेट होम लोन्स पर। जी। और दूसरी बैंकों ने भी मेरे ख्याल से मोरलेस ये मान लिया है और थोड़े दिनों में फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्रीपेमेंट चार्ज जो है हट जाएंगे। उससे ये होता है कि पुराने कस्टमर्स को अगर आप ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करेंगे, जो पहले होता था, अब वो मूव करने के लिए उसकी जो प्रक्रिया है उसको कॉस्ट नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो एक अब फ्लोटिंग रेट्स विल जेन्युइनली होपफुली भी फ्लोटिंग, वो एक्चुअली नीचे भी जाएंगी, ऐसा लगना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल लेते हैं अपने दर्शक का। अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय नमस्कार, क्या सवाल है आपके मन में लोन से जुड़ा हुआ? अजय आपको ओके, अजय का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इन्होंने जो सवाल में भेजा था वो कुछ इस तरीके का है। गुड़गांव में रहते हैं, बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया है लेकिन इंटरेस्ट रेट को लेके 4 ऑफर दिए गए हैं इनको। पहला है कि 10.5% का फ्लोटिंग रेट इनको दे देंगे 15 साल के लिए। एक दे रहे हैं कि 10.75% 3 साल के लिए फिक्स करेंगे, उसके बाद वो फ्लोटिंग हो जाएगा। एक है 11.25% 5 साल के लिए फिक्स्ड है, उसके बाद फ्लोटिंग। और आखिरी ऑप्शन है 12.25% 15 साल के लिए फिक्स्ड। तो इन्हें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? थोड़े कंफ्यूज है और क्योंकि वो फोन लाइन पर नहीं है तो कुछ और डिटेल्स हमारे पास नहीं है। नहीं, सो फिक्स्ड आदमी जब करता है, जब आपको ये लगता है कि ब्याज की दरें बढ़ेगी, तभी आप सेफ्टी चाहते हैं। आज उनका प्योर फ्लोटिंग उनको ऑफर मिला हुआ है 10.5। इवन वो अगर 3 साल वाला फ्लोटिंग का फिक्स्ड का ऑप्शन ले, वो भी 11.25। यानी एक तो पहले बात आप 0.5% ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अच्छा, उसका फायदा आपको कब होगा? अगर 10.5 से ज्यादा फ्लोटिंग रेट बढ़ती तो 10.75 फिक्स लिया हुआ उनको फायदा होता। आज सारे इंडिकेशंस ये हैं कि बढ़ने की बात छोड़िए, शायद घटने के चांसेस ज्यादा। अजय हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजय, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है। हर्ष, आप कुछ पूछना चाहते हैं अजय से? अजय जी, ये जो 4 ऑप्शन थे हमने सुने, अभी आपका ईमेल पढ़ा गया, आपका रुझान कौन सी ऑप्शन में है और किस वजह से है? सर मुझे मैं थोड़ा सा सिक्योर साइड होना, तो और मुझे नॉलेज भी नहीं है इस चीज की, तो मैंने आई थॉट कि मुझे 5 इयर्स फिक्स लेना चाहिए और आगे फ्लोटिंग रखना चाहिए। बाकी और काफी मित्रों से भी मैंने पूछा है, तो वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 3 या 5 साल के लिए आप फिक्स लेना, बाकी बाद में फ्लोटिंग रखें क्योंकि अभी पीक पे चल रहा है।
तो थोड़ा सा आपका सजेशन लेना चाहते थे। तो अगर पीक पे चल रहा है तो फिक्स लेने से क्या फायदा होगा अजय जी आपके हिसाब से? सर मैंने सवाल ये इसलिए आपसे पूछा है कि मतलब मुझे कहाँ जाना चाहिए। ओके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसमें ओके actually। ओके। तो अजय जी ऐसा है कि फिक्स रेट आप जब लें जब आपको यह लगता है कि जब आप लोन ले रहे हैं उसके बाद रेट बढ़ने के चांसेस काफी हाई हैं। आप तो अभी खुद भी बोल रहे हैं, आपके शायद दोस्तों की भी यही राय है कि, और ये क्लियर है मार्केट में कि ब्याज की दरें पीक पर हैं। तो पीक पर हैं यानी अब इससे बाद घटने के आसार ज्यादा हैं, बढ़ने के आसार तो अब बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो इस समय फिक्स्ड लेकर उस पर प्रीमियम देना, आपको फ्लोटिंग रेट 10.5 पे मिल रहा है, 3 साल का फिक्स्ड 11.25 पे मिल रहा है, तो 0.5% ज्यादा आप क्यों दें? उसका क्या फायदा है आपको? आज 10.5 भी देंगे और उसके बाद शायद घटने के चांसेस काफी हाई हैं। तो फिक्स्ड करवाना, चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, या चाहे 15 साल हो, आज की तारीख में इसमें कोई सेंस मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एक चीज बस सिर्फ आप ध्यान रखिए कि ये एक टाइम का डिसीजन नहीं है। आज की तारीख में फ्लोटिंग अच्छा लग रहा है, हर 6 महीने से आप इस डिसीजन को रिव्यू करते रहिए। अगर 6 महीने बाद ये लगेगा कि शायद रेट्स आपके अगेंस्ट में मूव हुई हैं, उस समय ये डिसीजन आपको फिर लेना चाहिए। इनफैक्ट पूरे टेन्योर में 15 साल में एक साइकिल तो जरूर पूरा हो सकता है इंटरेस्ट रेट का। 2 या 3 साइकिल पूरे होंगे 15 साल में। तो हमेशा नजर रखनी होगी कि कब ये ऊपर जा रहा है, कब इसको स्विच करने की जरूरत है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। हमारे दर्शक राजेंद्र जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। राजेंद्र नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते स्वाति जी। एक्चुअली मैंने लोन ले लिया है। मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। और मैंने फ्लोटिंग रेट के अकॉर्डिंग लिया है। जो वो ऑफर कर रहे थे वो 10.4 का था और मैंने उसी को सेलेक्ट किया है। बट मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने वहीं पे उसी प्रोजेक्ट में लिया हुआ फ्लैट, वो लोग सजेस्ट कर रहे थे कि अभी आप फिक्स्ड वाला लो, दैट इज 10.8 या 10.75 है। अच्छा। और वो ये कह रहे थे, वो LIC वाले भी जो एजेंट था उन्होंने वो सजेस्ट कर रहे थे कि अगर वो आप फिक्स्ड वाला लोगे जो 3 इयर्स के लिए फिक्स्ड है, तो जब ये डाउन होगा, जब ये रेट्स डाउन होंगे तो उसमें कुछ 3% का आपका डाउनफॉल आएगा। कुछ पता नहीं कोई टर्म था, आई डोंट रिमेम्बर दैट टर्म। और इसमें जब आपका डाउनफॉल आएगा तो वो कुछ 2.3 या 2.4 का आएगा। तो आपका फिक्स लेने पे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे को वो टर्म मुझे याद नहीं है कि एक्चुअली वो टर्म वो क्या यूज कर रहे थे, बट वो कह रहे थे कि फिक्स्ड वाले से आपका रेट कम, जब भी कम होगा तो ज्यादा असर देखने को वहां मिलेगा। हर्ष, कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं खैर समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली देयर इज सम इंफॉर्मेशन गैप तो है। लेकिन ये पहले आई थिंक जो पहला सवाल था वेरी सिमिलर है कि लोगों ने इतनी बढ़त देखी है कि अब उनको डर लग रहा है। लेकिन अगेन सेम चीज है, जब हम खुद ही कह रहे हैं कि अब ये पीक पर है, तो 0.4 ज्यादा दे के फायदा कैसे हो सकता है? 10.4 फ्लोटिंग, 10.8 फिक्स्ड। पहले बात ये जरूर थी कि फ्लोटिंग यानी ओनली फ्लोटिंग अपवर्ड्स, नेवर फ्लोटिंग डाउनवर्ड्स। लेकिन अब LIC हाउसिंग फाइनेंस में तो नो प्रीपेमेंट चार्ज। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जब मार्केट में रेट गिरे, आपके लिए भी गिरनी चाहिए, नहीं गिरे तो आप चेंज कर लीजिए। अब वो ऑप्शन आपके पास ओपन है, तो व्हाई शुड यू पे ये 0.4% एक्स्ट्रा? कोई भी चीज हो नहीं सकती इसमें इसको फायदा हो, ऐसा मुझे तो विदित नहीं होता। सेम चीज है, वन टाइम डिसीजन नहीं है, चाहे आप फिक्स लो चाहे फ्लोटिंग लो, वन टाइम नहीं रहा डिसीजन। हर 6 महीने से रिव्यू की जो तकलीफ है वो आपको उठानी ही पड़ेगी अगर पैसा बचाना है तो। ऑलराइट, एग्जैक्टली। तो घर खरीदना हो या फिर कुछ और, हर सपना पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। घर खरीदने के लिए भी हम सोचते हैं लोन लेके कर लेंगे, लेकिन वो डाउन पेमेंट का पैसा कैसे आएगा, ये हम बहुत बार इसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, अपने पूरे खर्चे में कहीं बैठाते नहीं है और एंड में आके फंस जाते हैं। बिल्कुल। बहुत लोग इसलिए नहीं ले पाते हैं घर, उनके पास डाउन पेमेंट के पैसे ही नहीं होते। बिल्कुल। ये सब गुण है मनी मैनेजमेंट के, जिसे हम अपने हर दिन के रूटीन में शायद इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितना जरूरी है पैसे को मैनेज करना, अपना पैसा मैनेज करना, और क्या फायदे होते हैं उसके? बहुत जरूरी है। आपने ये कहा कि हम अगर गोल की वैल्यू कितनी है उसका रफ एस्टिमेट लें कि मुझे 10 लाख का घर लेना है, यानी 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे जेब से देने होंगे। अगर मैं वो आज है,
अगर घर मुझे लेना है 3 साल बाद, तो 10 लाख का घर 10 लाख का नहीं रहेगा, हो सकता है वो 12 लाख का हो जाए। जी। यानी मेरा डाउन पेमेंट शायद 3 साढ़े 3 का हो जाए। वो 3 साढ़े 3 में कैसे जमा करूंगा, कितना पैसा मुझे अलग रखना पड़ेगा, कितना मंथली मैं सेव करूं, इसको सबको एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ये। तो चाहे घर खरीदने का सपना हो, उसका डाउन पेमेंट हो, या उसकी लोन रीपेमेंट में अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं, या मेरे और भी कोई गोल हो, रिटायरमेंट का गोल हो या मेरे बच्चों के एजुकेशन का गोल हो, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करना लेकिन ये बहुत हर जरूरी महीने का जो होता है ना, कि हम सोचते हैं कि इस महीने में इतने पैसे ही खर्च करेंगे, और जब महीने के अंत में देखते हैं तो हम उससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसे मैनेज किया जाए? सो उसका बेस्ट तरीका जो एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म हम हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं, बेस्ट ये है कि आप अपने गोल्स बना लिए, उसका कितना पैसा आपको हर महीना सेव करना है कर लिया, उसको एट सोर्स आपने ईसीएस कर दिया। यानी अगर सिप करना है तो सिप कर दिया, ईएमआई देना है तो ईएमआई दे दिया, बाद में बचेगा ही पैसा कम, तो आप खर्चा ज्यादा कर कहाँ पाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।